Hello friends, welcome to EduTab. So today we are starting with the 16th lecture of CAIIB on the go series for the subject BRBL. And our agenda will be to complete the Limited Liability Partnership Act 2008. बहुत सारी मजेदार बातें सीखने को मिलेगी, एकदम अटेंटिव रहिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो लेकर प्रभु का नाम, आइए चर्चा शुरू करें। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी इन्फॉर्म यू कि एड्यूटैब ने बहुत एफर्ट्स लेकर आप लोगों के लिए कुछ फ्री मटेरियल्स तैयार किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से एक ऐसा पेज खुल जाएगा। नाउ दीज ई-बुक्स कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड डिटेल्ड सिलेबस। करना क्या है, यू जस्ट नीड टू फिल योर क्रेडेंशियल्स, क्लिक इन दिस चेक बॉक्स, तो ये ई बुक डाउनलोड हो जाएगा और एकदम मौज मस्ती से पढ़िए। फर्दर वी आर गोइंग टू लॉन्च सम कोर्सेज आल्सो, तो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए बातें बहुत हो गई, अब आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो आपका हुक्म सर आंखों पे, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं मानूंगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का मैं थोड़ा एक आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि 12 दिसंबर 2008 में बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया। फिर 7 जनवरी 2009 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने एक्सेंट दिया, प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दे दी। फिर 9 जनवरी 2009 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसे एक एक्ट बनाकर नोटिफाई कर दिया। अच्छा, इस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 81। कितने शेड्यूल्स हैं? 4। क्या यह एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है क्या? जी हाँ। तो सर, क्या हमें ऑल 81 सेक्शंस पढ़ाए जाएंगे? नहीं, आपके सिलेबस में केवल ये 14 सेक्शंस ही हैं। तो इसका एकदम इलैबोरेट और डिटेल डिस्कशन होगा, प्लस ये 4 शेड्यूल्स भी हमें पढ़ने हैं। तो एकदम आराम से हौले हौले बातों को समझेंगे, वी आर नॉट इन अ हरी। तो लेट्स स्टार्ट विद दी 4 शेड्यूल्स। देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चाहे कि वो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है क्या? जी हाँ। So with regard to the conversion of partnership firm into LLP, the provisions are given in the second schedule. Similarly, अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करती है इनटू एलएलपी, तो इसके रिगार्ड में जो भी प्रोविजंस है, these are given in थर्ड शेड्यूल। ऐसे ही अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है इनटू एलएलपी, so with regard to such conversion, the provisions are given in the fourth schedule. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तो आसान है। अब आगे, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जब भी फॉर्म होती है तो उसमें कुछ पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स का म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनर्स के कुछ राइट, पार्टनर्स की कुछ ड्यूटीज, दीज आर गिवन इन द एलएलपी एग्रीमेंट। एक एलएलपी का एग्रीमेंट बनाया जाता है, वहां पे पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज आर मेंशन। लेकिन अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में the mutual rights and duties between the partners and between the LLP and its partners, these shall be governed by the provisions of the first schedule. तो all 4 schedules की अंडरस्टैंडिंग मिली? हाँ सर, ये तो आसान था। अब आइए सेक्शन नंबर 5 में। सर, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है, उसमें कौन पार्टनर बन सकता है? केवल 2 जन, इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट। पहले मैं इंडिविजुअल समझाऊंगा, फिर मैं बॉडी कॉर्पोरेट में आऊंगा। अच्छा, इंडिविजुअल क्या आपका रेसिडेंट हो सकता है? हाँ, इंडिविजुअल आपका नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अच्छा, इंडिविजुअल कौन होते हैं? जैसे मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, आप एक नेचुरल पर्सन हो, क्या आप एलएलपी के पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल हो? हाँ, एलिजिबल हो, क्योंकि वी आर नेचुरल पर्सन। सो इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट, ही कैन ऑल्सो बी अ नॉन रेसिडेंट। बट ऐसा कोई इंडिविजुअल जो दिमाग से हिला हुआ है, मतलब विद अनसाउंड माइंड, जिसका दिवालिया निकल चुका है, विद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर जिसने कोर्ट में अप्लाई कर दिया है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं और कोर्ट में अभी तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो ऐसे लोग पार्टनर नहीं बन सकते। तो इंडिविजुअल के रिगार्ड में जो भी बातें मुझे बतानी थी, आई हैव सेड एवरीथिंग।
अच्छा, बट जब बात बॉडी कॉर्पोरेट की होगी तो इट इंक्लूड्स इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। क्या कहा मैंने? इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन एलएलपी अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट। फॉरेन एलएलपी में कौन हो गए? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जिनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, क्या एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में पार्टनर बन सकती है क्या? जी नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। तो यहां हमारा सेक्शन 5 जो है वो समाप्त होता है। क्या आसान था कि नहीं? यस सर, इट वाज वेरी इजी। नाउ कम टू सेक्शन 6। हमने ये तो समझा कि कौन पार्टनर बन सकते हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 2। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम तो 2 ही होंगे। अगर एलएलपी में पार्टनर्स की संख्या 2 से कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आप 6 महीने तक बिजनेस फिर भी चला सकते हो, बट 6 महीने के बाद भी अगर आप बिजनेस चलाओगे ना, तो फिर आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ऐसे एलएलपी के केस में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, बट अगर आपने 6 महीने के बाद भी पार्टनर्स की संख्या कम होने पार्टनर्स की संख्या देखो 2 मिनिमम है, इससे कम हो गई और 6 मंथ तक तभी भी अगर आप बिजनेस चला रहे हो, तो फिर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड बन जाएंगी। सर एग्जांपल के थ्रू समझाइए। देखिए, एक एलएलपी फॉर्म किया गया है जिसमें 2 पार्टनर है, मिस्टर पप्पी एंड मिस्टर राज। अब 1 सितंबर को मिस्टर राज की मृत्यु हो गई, वो मर गए। तो 6 महीने तक देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर 6 मंथ्स मिस्टर पप्पी विल बी पर्सनली लाइबल। सिंपल था कि नहीं? हाँ, ये भी सिंपल ही लगा मुझे। तो सर आपने पार्टनर का सेक्शन 5 और सेक्शन 6 तो खत्म कर लिया। सेक्शन 5 में भी पार्टनर की बात हो रही है और सेक्शन 6 में भी पार्टनर की ही बात हो रही है। अब आइए सेक्शन 7 में। हम लोग सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर की चर्चा कर रहे हैं। यहां पार्टनर नहीं है, यहां डेजिग्नेटेड पार्टनर है। तो क्या सर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर एक ऐसा पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वर्क रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑफ एलएलपी। आज कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फॉर्म होंगी, उन्हें भी तो इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है, उन्हें भी तो जीएसटी वगैरह के रिटर्न फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, टीडीएस रिटर्न दो। तो ये सारा कंप्लायंसेस ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। हर एक एलएलपी में मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? 2। कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। पार्टनर भी मिनिमम 2 ही थे और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी 2 ही हैं। बट जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो इंडिविजुअल भी बन सकते हैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकते हैं। बट यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डीपी। और ये जो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हम देख पा रहे हैं, इसमें से एक तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। और आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कहलाओगे? जब अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से ज्यादा भारत देश में बिताए हो। ठीक है? तो यहां देखिए मैंने एक डिफरेंस चार्ट भी बना दिया ताकि चीजें और ढंग से क्लैरिटी से स्टोर हो पाए। पार्टनर्स की मिनिमम संख्या क्या है? 2। डेजिग्नेटेड पार्टनर की भी संख्या क्या है? मिनिमम 2। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। पार्टनर्स कौन बन सकते हैं? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल आपके रेसिडेंट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल आपके नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट में आपका इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनीज आ जाएंगी। बट डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में खाली इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल, और ओनली इंडिविजुअल जो है वही आपके डीपी बन सकते हैं। अच्छा, यहां पर मिनिमम जो 2 हम देख पा रहे हैं, इसमें से एक आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि कंप्लायंसेस रिलेटेड वर्क को देखना। ठीक है? फिर ये एक्ट तो हमें बहुत आसान लग रहा है, पूरा कोर्स ही आसान है, बस आपको ढंग से समझना होगा। तो एक एग्जांपल है कि ब्राइट एलएलपी हैज 3 पार्टनर्स, जिसमें से मिस्टर पप्पू आपके रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मिस्टर चड्डा आपके रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और मिस्टर खड्डा है
ये नॉन रेसिडेंट है। तो कॉम्बिनेशन फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या बनेगा? ध्यान में हमें ये रखना है कि एक तो भैया रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। तो पप्पू और चड्डा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो दोनों ही आरओआई है, तो दिस इज अलाउड। फिर पप्पू और खड्डा, पप्पू रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, खड्डा नॉन रेसिडेंट है, तो क्या एक आरओआई है? तो दिस इज ऑल्सो चॉल्वे। और मिस्टर खड्डा और मिस्टर चड्डा यहां पर भी एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो दिस इज ऑल्सो अलाउड, ये भी परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए विथ रिगार्ड टू डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर आर 4 पॉइंट्स। हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 को समाप्त कर लिया है। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट। ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है मतलब थोड़ा समझने लायक चीज है ये। अगर कोई ऐसी एलएलपी बनी जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट ही है, एक ऐसी एलएलपी बनी जिसमें सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं, या फिर एक से ज्यादा पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की प्रोविजन के बारे में बताओ। देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है? केवल और केवल इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट तो बन ही नहीं सकता। अब अगर एक ऐसा एलएलपी फॉर्म हुआ है जिसमें सारे के सारे जो पार्टनर्स है वो बॉडी कॉर्पोरेट ही होंगे, या एक से ज्यादा पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में इन बॉडी कॉर्पोरेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या इनके जो नॉमिनीज है ना, वो एक्ट करेंगे एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सर एग्जांपल के हेल्प से बताओ। तो टेक सॉल्यूशंस एक एलएलपी है, इसमें 3 पार्टनर है, जिसमें एबीसी लिमिटेड इज पार्टनर नंबर 1, एक्सवाईजेड लिमिटेड इज पार्टनर नंबर 2 एंड डीईएफ लिमिटेड इज पार्टनर नंबर 3। क्या ये तीनों बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। इनके रिप्रेजेंटेटिव, इनके नॉमिनीज ही डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 में आइए। What are the conditions for designated partner? आज अगर मैं किसी एलएलपी का डीपी बनना चाहता हूं, तो क्या मेरी मंजूरी क्या मुझे अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी? हाँ, अब मैं वो मंजूरी कान में जाके तो बोलूंगा नहीं, फोन में तो बोलूंगा नहीं, तो इसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 9। तो मैंने अपनी मंजूरी दे दी। अब मुझे अपनी डिटेल भी तो फिल करनी पड़ेगी ना, तो वो डिटेल्स आप देते हो विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन फॉर्म नंबर 4। कब तक? विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ वहां से 30 दिन के अंदर आप आरओसी को बताओगे फॉर्म नंबर 4 फिल करके, मतलब बेसिकली आप अपनी डिटेल्स दे रहे हो। फिर हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को डी पिन ऑब्टेन करना पड़ता है, और ये डी पिन प्रदान कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो है फॉर्म नंबर 9(4), पहला था फॉर्म नंबर 9, फिर है फॉर्म नंबर 4, उसके बाद है डी पिन, और आखिरी है सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहां देखिए हम लोग का सेक्शन 7 भी समाप्त होता है। तो सर सेक्शन 5 और 6 पार्टनर के रिगार्ड में था, सेक्शन 7 और 8 डेजिग्नेटेड पार्टनर के रिगार्ड में है। सेक्शन 7 समाप्त हो चुका है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड सेक्शन नंबर 8। व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ डीपी? देखिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या है कि वो कंप्लायंसेस रिलेटेड वर्क को मैनेज करे। तो अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ, अगर आपने टाइमली समझ लो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया, या जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं किया, या टीडीएस रिटर्न को फाइल नहीं किया, तो उस केस में जो भी पेनल्टीज लगेगी ना, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी उसके लिए लायबल है। तो ये सेक्शन 8 भी खत्म होता है। क्या सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 है क्या विथ रिगार्ड टू डीपी? नहीं, सेक्शन 9 भी है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि समझिए कि एक एलएलपी फॉर्म की गई और उसमें मैं अपॉइंट किया गया हूं एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या नया नया डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। कब आ सकता है वो? तो विद इन 30 डेज ऑफ वेकेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। सर ये एक्ट पढ़ने में काफी मजा आ रहा है। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 11। जब एक कंपनी को बनाया जाता है ना, तो उसके रिगार्ड में एक डॉक्यूमेंट बनता है, उन्हें हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। सिमिलरली एलएलपी के केस में भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का कंसेप्ट है। थोड़ा डिटेल में बताइए। तो सेक्शन 11 है विथ रिगार्ड टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यहां क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग जिनका इच्छा है कि वो बिजनेस करे लॉफुली और कुछ पैसे कमा पाए, और इन्हें एक एलएलपी फॉर्म करना है, इन्हें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये अप्लाई करेंगे विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब ये जो एप्लीकेशन है, इट विल बी ऑब्वियसली मेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। आरओसी ने जो फॉर्म प्रिस्क्राइब करके रखा है वो आपको फिल करना पड़ेगा।
आपको फीस भी देनी होगी। अब इस फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में भी तो सिग्नेचर होना चाहिए ना। तो दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी सब्सक्राइब बाय 2 और मोर पर्सन्स। अच्छा, क्या ये फॉर्म के साथ कुछ स्टेटमेंट भी अटैच किए जाते हैं क्या? यस, दिस फॉर्म विल बी accompanied विद सम स्टेटमेंट्स। तो सर ये नोट 1 और नोट 2 क्या लिखा हुआ है? इसको बेसिकली मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने नोट 1 और नोट 2 मेंशन किया है। ओके, accompanied विद डॉक्यूमेंट्स। तो इन डॉक्यूमेंट्स में आप एलएलपी का जो भी नाम सोच रहे हो वो बताओगे। आपका क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कहां पर बैठ, मतलब एक ऑफिस वगैरह आपने लिया होगा ना, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, आपके पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस और सच अदर इंफॉर्मेशन। तो ये है आपका नोट 1। फिर आइए नोट 2 में, accompanied बाय स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स कौन देगा? कोई भी प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल आपका सीए भी हो सकता है, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, वो कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, वो एडवोकेट भी हो सकता है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। अच्छा, इनके द्वारा प्रदान किया गया स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या रहेगा? ये लिखा रहता है कि एलएलपी जो ये फॉर्म किया गया है, इन्होंने सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे रेगुलेशंस, एक्ट में जो भी बातें हैं, सबका पालन इन्होंने किया है। इट हैज बीन कंप्लाइड विद। अच्छा, क्या ये स्टेटमेंट केवल और केवल प्रोफेशनल दे सकता है क्या? नहीं। यहां देखिए, ये जो सब्सक्राइबर्स है ना, ये सब्सक्राइब बाय 2 और मोर पर्सन, तो ये सब्सक्राइबर्स भी ऐसी स्टेटमेंट प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी पर्सन ने स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें झूठी कही, तो उस पर पनिशमेंट लगेगा। पनिशमेंट क्या है? इंप्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स और फाइन आपका 10,000 से लेके 5 लाख। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 11। फिर आइए सेक्शन 12 में। सर एक सवाल दिमाग में आता है कि मैंने अप्लाई तो कर दिया आरओसी के पास, अब क्या रजिस्ट्रार के लिए मैंडेटरी है क्या कि हमें वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे ही दे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 11 हैव बीन कंप्लाइड विद, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ सेक्शन 11 के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनका पालन किया गया है, उनका कंप्लायंस किया गया है, वो विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा इन द नेम ऑफ एलएलपी, और वो सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। ये जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ने प्रदान किया, रजिस्ट्रार ने प्रोवाइड किया है, इट शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस, ये एक पुख्ता सबूत बन गया कि हाँ एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर इन। ओके, फिर है सेक्शन नंबर 13। It talks about the registered office of limited liability partnership and changes therein। क्या हर एक एलएलपी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। आज गवर्नमेंट को अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है, गवर्नमेंट को अगर कोई भी नोटिस देना है, तो वो तो रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही भेजेगा ना। तो वही लिखा हुआ है कि एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर रिसीविंग कम्युनिकेशन और नोटिस, और उस एड्रेस में ही डॉक्यूमेंट सर्व किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कैसे सर्व किए जाते हैं? थ्रू पोस्ट। अच्छा, अब एलएलपी बोलता है अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मुझे चेंज करवाना होगा तो हाँ चेंज करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलएलपी कैन चेंज देयर रजिस्टर्ड ऑफिस बाय फाइलिंग अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार। आपको बस एक नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अगर आपने सेक्शन 13 को कंप्लाई नहीं किया, फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, तो एलएलपी और हर एक पार्टनर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹500 पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000। ₹500 पर डे का है, मैक्सिमम आप पे 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। ओके, फिर एक एलएलपी जब रजिस्टर हो जाती है, तो फिर वो किसी को भी स्यू कर सकती है, किसी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकती है, और उनके खिलाफ भी कोई केस फाइल कर सकता है। तो इट कैन स्यू एंड बी स्यू। फर्दर दे कैन एक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप एंड डिस्पोज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ये लैपटॉप का मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, ऐसी बिल्डिंग आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाए जाएंगे। अच्छा, इट मे हैव अ कॉमन सील। जैसे समझ लो कि आज अगर मेरे पास कोई मेडिक्लेम का डॉक्यूमेंट वगैरह आता है, तो उसमें मैं अपनी हस्ताक्षर देता हूं ना,
तो मेरा सिग्नेचर, जैसे मैं अपने सिग्नेचर करता हूं, वैसे कंपनीज भी अपनी सिग्नेचर करती है, वैसे एलएलपी भी अपना सिग्नेचर करती है। तो कंपनीज और एलएलपी के सिग्नेचर को हम कॉमन सील कहते हैं। तो यही बताया, ये यहां पर यही बताया गया है कि इट मे हैव अ कॉमन सील if it decides to have one. ओके, तो ये सेक्शन 14 भी समाप्त। फिर आगे सेक्शन 20, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स। कौन पार्टनर्स बन सकते हैं? सब्सक्राइबर्स टू द इनकॉर्पोरेशन। देखिए, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये जो सब्सक्राइबर्स थे ना, दे शैल बी पार्टनर्स। फिर दूसरा, एनी अदर पर्सन, या कोई भी अदर पर्सन जिनको मेंशन किया गया है इन द एलएलपी एग्रीमेंट। ये तो सिंपल ही है। फिर सेक्शन 23, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। यहां क्या बताया जा रहा है कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स शैल बी गवर्न्ड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो भैया म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिटरमाइन किया जाएगा बाय द फर्स्ट शेड्यूल। ये तो मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना, एडमिशन करना नए पार्टनर्स का, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, जिसे हम फॉर्म 3 कहते हैं। फिर प्री इनकॉर्पोरेशन एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी फॉर्म हुआ नहीं है उससे पहले जो एग्रीमेंट बनाई जाती है उसे तुम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन एलएलपी एग्रीमेंट कहेंगे। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द सब्सक्राइबर्स मस्ट बी रैटिफाइड बाय द पार्टनर्स। सर, ये सब्सक्राइबर्स और पार्टनर्स क्या लिखा हुआ है समझना कि जब एक एलएलपी नहीं बना, अभी बन रहा है, प्री इनकॉर्पोरेशन की स्टेज है, तो उस समय जो लोग भी इन्वॉल्व या इंडल्ज है उन्हें हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं। अब जब एलएलपी फॉर्म हो गया तो वही सब्सक्राइबर्स पार्टनर्स बन जाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द सब्सक्राइबर्स मस्ट बी रैटिफाइड बाय द पार्टनर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो ये सब्सक्राइबर्स और पार्टनर्स एक ही लोग हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 22 और 23 भी समाप्त होता है। सर, क्या ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है? जी हाँ। Now come to section 24, cessation of partnership. A person may cease to be a partner of LLP in accordance with the agreement with other partners or by giving 30 days prior notice in writing to other partners of his intention to resign. अगर समझ लीजिए मैं एक एलएलपी का पार्टनर बना हुआ हूं और मैं रिजाइन करना चाहता हूं, तो क्या ये अलाउड है क्या? यस। तो ये लिखा हुआ है कि अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, या तो वो एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा है। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तब आप प्रायर नोटिस दे दो इन राइटिंग टू अदर पार्टनर एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, ठीक है। ग्राउंड फॉर सेसेशन क्या क्या हो सकते हैं? अ पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी अगर वो मर जाता है, या एलएलपी अगर डिसॉल्व हो गया, या वो अनसाउंड माइंड का अगर बन जाता है, या फिर उसने कोर्ट में अप्लाई कर दिया है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। तो ये 4 केसेस हैं। फिर नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। इफ अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, एलएलपी का वो पार्टनर अब नहीं रहा, तो उसे मैं फॉर्मर पार्टनर कहूंगा। तो अ फॉर्मर पार्टनर और देयर बेनिफिशियरीज, मतलब एक फॉर्मर पार्टनर समझ लो है वो सतीश, और अगर सतीश और उसके लीगल हेयर्स अब एलएलपी के मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि मैं किसी संस्था का पार्टनर हूं और अब मैंने रिजाइन कर दिया, तो फिर भी मैं उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा हूं, तो ये चॉल्वे ना। The cessation of partner does not itself discharge the partner from any obligations incurred during partnership. समझने का प्रयास करो कि मैं एक एलएलपी का पार्टनर रहा था और उस समय मैंने समझ लो 5 या 10 लाख रुपया का लोन लिया है।
और अब मैंने वो एलएलपी की पार्टनरशिप छोड़ दी, तो क्या मेरा लोन भी मेरा लोन भी माफ हो जाएगा क्या? नहीं। सेसेशन ऑफ अ पार्टनर डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन। वो 10 लाख रुपए की ऑब्लिगेशन मेरे सर पर है, वो मुझे चुकता करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी इनकर्ड ड्यूरिंग पार्टनरशिप। फिर पांचवा पॉइंट है कॉम्पेंसेशन के रिगार्ड में, कि जो भी पार्टनर्स रिजाइन करते हैं या फिर उनकी बेनिफिशियरीज, फॉर्मर पार्टनर्स और देयर बेनिफिशियरीज, अगर वो मर गए या वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या उन्हें एलएलपी से कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर्मर पार्टनर मेड टू द एलएलपी। जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने एलएलपी के फॉर्मेशन के टाइम या एलएलपी में दिया है, वो तो भैया दो मुझे। और दूसरा क्या है? राइट टू शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एज एट द डेट ऑफ सेसेशन। मतलब जिस दिन मैंने एलएलपी को छोड़ा, उस दिन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसमें भी तो मेरा राइट है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन 24 भी समाप्त होता है। फिर 34A और 35, ये तो आसान है कि एलएलपी को एनुअली अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न फाइल कीजिए विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो फाइनेंशियल ईयर ना आपका अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 26-27 की मैं बात करूं, तो इसका स्टार्ट डेट होगा 1 अप्रैल 2026 और एंड डेट होगा 31 मार्च 2027। तो एनुअल रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने नहीं फाइल किया तो आप पर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। और फिर सेक्शन 34A है, जो विच सेज कि स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये पोर्शन आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलएलपी एक्ट। तो क्या मैं कुछ सवाल करवा दूं? हाँ सर, फटाफट सवाल करवाइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपॉइंटमेंट मस्ट हैपन विद इन 90 डेज ऑफ वैकेंसी? नहीं, ये 30 डेज होता है। 30 डेज ऑफ वैकेंसी में डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर दिए जाने चाहिए। DPs cannot be appointed at the time of incorporation. Every LLP must have at least two designated partner, which are individuals. तो C is my right answer. यही तो है ना सही जवाब। फिर within how many days of a vacancy can an LLP appoint new designated partner? 30 दिन। फिर अगर LLP एग्रीमेंट नहीं है, तो हाउ मेनी डेज प्रायर रिटन नोटिस मस्ट अ पर्सन गिव टू अदर पर्सन टू रिजाइन एज अ पार्टनर ऑफ LLP? बताओ क्या आंसर है इसका? 30 दिन ही तो है। तो यहां पर हम लोग का LLP एक्ट पूरा खत्म हो चुका। तो क्लास को कंक्लूड करने से पहले आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो लॉग इन टू द एड्यूटैप वेबसाइट। आप एड्यूटैप के वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे कोर्सेज का सेक्शन है। कोर्सेज सेक्शन में गो टू CAIIB। तो यहां पे देख सकते हैं कि वी हैव लॉन्च्ड आवर मास्टर कोर्स, जिसकी प्राइस है 4560। और हमने अपना टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है। नाउ दीस टेस्ट सीरीज कंप्राइजेस सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जैसे ईयर 2024 में 2 बार एग्जाम हुए हैं, ईयर 2025 में 2 बार एग्जाम्स हुए हैं, और ईयर 2026 में अब तक 1 बार एग्जाम हुआ है। तो वो सारे पेपर्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा दिया जा चुका है। और देखिए आप लोग कंटेंट कितना भी तरीके से पढ़ लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आपको टेस्ट तो देना ही चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आपको एक एग्जाम इन्वायरमेंट का थोड़ा फील आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को काफी मजा आया होगा। फर्दर मैं आप लोगों के कमेंट्स, मैं आप लोगों के लाइक्स का तहे दिल से वेट करता रहता हूं। चाहता हूं कि आप लोग हमें बताएं कि कैसा आपको लग रहा है हमारा ये ऑन द गो सीरीज। देखिए जबरदस्त तरीके से सारे के सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भी उसका कुछ फायदा मिले, और वो फायदा आप लोग जिस फॉर्म में ले सकते हैं उस फॉर्म में लीजिए। तो यही कहकर मैं आज के क्लास को समापन कर रहा हूं। तो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल्सो ऑफ योर पेरेंट्स। तो टाटा बाय बाय।